सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को आकांक्षा सिंह और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। संगीता जी, हाँ देखिए, वादा हमने किया था हाँ कि अपने सखियों से मिलेंगे और हम हाजिर हो गए। हाँ बिल्कुल, वादा तो सहेली निभाना कार्यक्रम के चाहिए। जी बिल्कुल, वादा निभाना चाहिए। और आप क्या कह रही थी? कुछ आप भी तो कुछ वादों की बात कर रही थी। हाँ, हमारे श्रोता भी देखिए वादे के मुताबिक बिल्कुल हैं सखी सहेली कार्यक्रम में साथ साथ। तो जल्दी से बता देते हैं कि आज वैसे हमने अपने फेसबुक पेज पे तो डाला ही है, लेकिन फिर भी आज बात करेंगे दुधारू पशुओं की देखभाल के बारे में, जो कि बड़ा ही जरूरी भी है। और साथ ही बात करेंगे दादी माँ के नुस्खे आज हैं। तो आज पोटली में क्या लेकर आई हैं दादी माँ? आज पोटली में धनिया है। अच्छा, यानी सूखी धनिया भी है और धनिया की पत्ती भी है। बिल्कुल। और गीत मंजरी के अंतर्गत बरखा की बूंदे, जी, जिनका की लुत्फ सभी उठा रहे हैं अभी तो। और बात करेंगे बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस की। बिल्कुल, आज का जो दिन है, इस दिन को बैंकों के क्षेत्र में लोगों और बैंकों के अधिकाधिक लाभ के उद्देश्य से याद किया जाता है। आज ही के दिन साथ ही बैंकों का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करना और लोगों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराना, इस उद्देश्य से भारत में साल 1969 में कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लगभग 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जी, और बाद में कुछ और बैंक भी थे जिनमें कि कई बार फेरबदल भी होता है। और खासकर देखिए, अगर हम ग्रामीण बैंकों की बात करें या वाणिज्य बैंकों की बात करें तो ज़्यादातर देखिए जो पैसे वगैरह जमा करते हैं और जो खाता खोलने की बात होती है, जो पैसों के ट्रांसफ़र की बात होती है और विदेशी मुद्रा का जो क्रय विक्रय है, लॉकर की सुविधा वगैरह है या ऋण की जो सुविधा है, तो ये सारी जो बैंक की सुविधाएं हैं, इन्हें बहुत जो भारत के रिमोट क्षेत्र जिनको कह सकते हैं, दूर दराज क्षेत्रों में भी इन सुविधाओं को पहुंचाया जाए, यही इसका उद्देश्य रहा। साथ ही ग्रामीण विकास की अगर हम बात करें तो जिनमें आईडीबीआई जैसे बैंक हैं या कई सहकारी बैंक भी हैं, जिनमें से कुछ खुदरा बैंक की श्रेणी में भी आते हैं। मतलब ये जो बैंक है, इनका खास उद्देश्य यही है कि जो छोटे उद्योग हैं उनको वित्तीय सहायता प्राप्त करना, खासकर जो किसान हैं उनको ज़रूरत पड़ने पर वित्तीय सहायता प्राप्त करना। और अब तो कई दूर दराज के इलाकों में, गाँव में भी जो बैंक हैं, जो राष्ट्रीय बैंक हैं, वो ये सुविधा दे रहे हैं कि जो एक दूर दराज इलाके में जो एक किसान है या कोई व्यक्ति है जिसे बैंकिंग सुविधा की जरूरत है, तो उस तक वो सुविधा बिल्कुल पहुंचे। जी, क्योंकि गाँव में या छोटी जगहों पर लघु उद्योग भी होते हैं और जो मझोले उद्योग होते हैं वो भी होते हैं। तो इन उद्योगों में सुविधा देना, लोगों को ऋण उपलब्ध कराना और उस पर जो ब्याज दर होती है वो कम से कम रहे, इस बात का भी ध्यान देना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो सके। तो इस तरह की सुविधाएं जो हैं ये बैंक मुहैया कराते हैं। और यही वजह रही कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण को लेकर बात हुई और इसका फिर राष्ट्रीयकरण किया गया। जी, तो आगे बढ़ेंगे इस गीत के साथ।
का शबाब है, तू लाजवाब है। वो खुश नसीब है तेरी महफिल में जो गया, मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया। कोई न जिसको समझा तू एक ऐसा राज है, कोई न जिसको समझा तू एक ऐसा राज है। मुझको भी आज अपने मुक़द्दर पे नाज है, तू दिल नवाज है। आशिक हूँ तेरी जुल्फ के साए में सो गया, मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया। दुनिया ये कह रही है कि दीवाना हो गया, मैं तो तेरे हसीन ख्यालों। हसीन ख्यालों की बात होती है, लेकिन कुछ ख्याल ऐसे होते हैं आकांक्षा कि आते हैं तो दिल बड़ा डर सा जाता है। जैसे बात करें आजकल जो बारिश का मौसम है, इसमें जो पशु हैं, जो पक्षी हैं, या खास करके जो दुधारू पशु हैं, उनकी ज़रूरत तो देखिए पड़ती ही है। तो इनकी ज़रा देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बारिश जो होती है वो बेइंतहा होती है, या थोड़ी बहुत भी होती है तो देखिए उनके तन बदन जब भीग जाते हैं तो बेचारे किस तरह से सिमटते हैं, तो उन्हें बड़ी ही ज़रूरत पड़ती है देखभाल की। बिल्कुल संगीता जी, एक खासकर जो व्यक्ति दूध पालन से जुड़े हैं, या एक किसान है, उसके लिए जितने अपने खेत प्रिय होते हैं उतने ही प्रिय अपने पशु होते हैं। बिल्कुल। तो ये जो दुधारू पशु होते हैं या कोई भी और अन्य पशु, इनकी बारिश में इनकी देखभाल बारिश में खासकर बेहद ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि कई तरह की चीज़ें होती हैं जो परेशानी का कारण बन सकती हैं। जैसे बारिश में खासकर दुधारू पशुओं की खास देखभाल और सफाई की बेहद ज़रूरत होती है, जिससे पशु स्वस्थ रहें और किसी भी तरह की बीमारी से बचे रहें। हाँ। और नियमित रूप से जो पशु घर है या जहाँ पे हमने अपने पशुओं को रखा है, उसकी फर्श को और दीवारों को सभी कुछ बिल्कुल साफ रखना बहुत ज़रूरी है। जी, क्योंकि देखिए बहुत जो पशु होते हैं वो भी बड़े ही नाजुक से होते हैं, कह सकते हैं। तो भीतरी और बाहरी जो परजीवी होते हैं उनका प्रकोप इस मौसम में कह सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, जिससे जो हमारे पशुधन हैं वो बीमार भी पड़ सकते हैं, कमज़ोर भी पड़ सकते हैं। और कुछ हमारे श्रोताओं ने भी इनके बारे में भी लिखा हुआ है, इनकी नज़ाकत के बारे में लिखा है। और दूध का उत्पादन भी देखिए, अगर किसी तरह का उनके ऊपर कोई प्रकोप होता है तो दूध का उत्पादन भी जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि इनका जीवन जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि खतरे में आ जाता है। और चूंकि ये बोल नहीं पाते तो उस वजह से इनकी परेशानी को भी समझने के लिए एक बहुत ही संयम की ज़रूरत है और बहुत प्यार की ज़रूरत है। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि हमारे कुछ श्रोताओं ने भी लिखा है, तो एक श्रोता का कहना है कि आज दुधारू पशुओं की देखभाल के विषय पर ये कहना चाहता हूँ कि पशु दुधारू हो या ना हो, पर उनकी देखभाल बहुत ज़रूरी है। पशु हर समय दुधारू नहीं होता, समय समय पर दूध देना बंद भी कर देता है, और दूध न देने की स्थिति में न तो उनको अलग किया जा सकता है और न ही उनकी देखभाल में कोई कमी रख सकते हैं। उनका भी उतना ही ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है जितना कि दुधारू पशुओं का। समय समय पर वैक्सीनेशन,
नहलाना, उनके बांधने की जगह पर कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव और खाने-पीने का पर्याप्त साधन होना ज़रूरी है। जी, जी। यही तो विडंबना है ना कि देखिए जब पशु दूध देते हैं तो उस वक़्त हम उन्हें बड़ा ध्यान देते हैं और उनके चारे का, इसका, उसका बड़ा ध्यान देते हैं, साफ-सफाई का बड़ा ध्यान देते हैं। लेकिन अक्सर कर देखा गया है कि कुछ समय के बाद जब दूध का उत्पादन थोड़ा-सा कम हो जाता है, तो फिर उनकी देखभाल में भी उसी तरह से कई बार कमियाँ देखी जाती हैं। और इन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है कि भई पशु चाहे दुधारू हों, हमारे आज के इस विषय का मतलब भी यही है कि पशु चाहे दुधारू हों, कम दूध देते हों या कुछ समय के लिए दूध देना बंद कर दिए हों, तो भी उनके ध्यान जो हम लोगों को उनकी तरफ ध्यान देना है, उसमें ज़रा-सी भी कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। उनके खान-पान की साफ-सुथरी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे खाने के बाद जिस बर्तन में वो खाते हैं, नाद हाँ, है, वो बिल्कुल साफ करके हमें सुखा के रखनी चाहिए। जी। खासकर बारिश में और ठंडी में जैसे जूट के जो बोरे होते हैं वो बीच से खोलकर पशुओं को ओढ़ाकर नीचे की तरफ हल्की गांठ बांधने से जी। उनके बदन को सर्दी नहीं लगती, उनका सर्दी से बचाव भी होता है क्योंकि जूट के बोरे जो होते हैं संगीता जी वो गर्म होते हैं तो वो शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं। जी। और अगर जैसे बोरे ना भी हों तो जो पुआल होती है वो लंबी सी होती है, जी। जिसके हम लोग छपरे बनाते हैं, हाँ। तो उन्हें भी किस तरह से ऊपर की तरफ बांध करके और जो भी कपड़े के टुकड़े हैं उनसे बांध करके उनका बचाव किया जा सकता है। और बरसात के मौसम में उनके घरों की बहुत खास देखभाल करनी पड़ती है क्योंकि देखिए पानी टपकेगा तो एक तो पशु बीमार होते हैं, दूसरी बात जो उनका जो रहने की जगह होती है वो कीचड़ सी हो जाती है, जिससे कीटाणुओं का जो असर होता है उनके शरीर पर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो जो गुहाल होता है, वो जो जी। जगह होती है वो पूरी तरह से संक्रमित हो जाती है। तो बरसात के दिनों में इसके संक्रमण का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जिस संक्रमण की आप बात कर रहे हैं उस विषय पे हमारे श्रोता भी लिख रहे हैं कि लगातार गीले होने के कारण पशुओं के खुरों में संक्रमण होने की संभावना अधिक हाँ, रहती है। बिल्कुल, जी। इसलिए सप्ताह में 1 या 2 बार हल्के लाल दवाई के घोल से पशुओं के खुरों को साफ करना चाहिए। ज़्यादा नमी के कारण पशु आहार में फफूंद लगने की संभावना बढ़ जाती है और ऐसा आहार खाने से पशु बीमार भी हो सकते हैं। जी, जी। और तारपीन का तेल भी होता है जो हम लोग कई बार लगाते हैं क्योंकि उनके बदन में देखिए कई बार मक्खियाँ भी बहुत होती हैं या कुछ गंदगी होती है और रात के समय में ज़्यादा परेशानी होती है। जी। तो तारपीन का तेल अगर आपके पास है तो वो भी थोड़ा-सा रुई के फाहे में भिगाकर आप लगा सकते हैं, उनकी साफ-सफाई करें, उनको सूखा रखें। और अगर आप चाहें और इतना हो तो थोड़ा-सा जो सरसों का तेल है, राई का तेल है, उसे भी खुर में लगाने पे उनको बहुत आराम आता है और किसी तरह की जो कीटाणु होते हैं या मक्खियाँ होती हैं, वो बिल्कुल भी हट जाती हैं। बिल्कुल। तो ये दोनों ही बहुत फ़ायदेमंद है। सही बात है और खास ख्याल तब रखना है जब अगर उन्हें किसी भी तरह की चोट लगी हो तो उनके घाव में दवा लगाकर उस घाव को ढकना बेहद ज़रूरी है। और जिन पशुओं की सींग होती है तो इस बात का ख्याल रखें कि अपने उस घाव को वो उस सींग से मतलब चूंकि अगर खुजली होगी तो पशु कोशिश करेंगे कि किसी तरह उन्हें राहत मिले, तो वो सींग कहीं उस घाव को और बढ़ा ना दे। हाँ। तो इस बात का ख्याल रखना है। जी, बिल्कुल। और पीठ तो वो अपनी बिल्कुल भी सँभाल नहीं सकते, इसलिए उनकी जो पूँछ होती है वो बड़ी ज़रूरी होती है। पर कई बार ऐसा देखा जाता है कि पूँछ को बड़े गोल तरीके से काट देते हैं जो पशु होते हैं उनके। तो वो भी नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर उनके पीठ पे जो कुछ चीज़ें उन्हें अटपटी सी लगेंगी कि भाई कुछ है, तो वो उसे हटाएँगे कैसे? तो शौक एक अपनी जगह है, लेकिन देखभाल अपनी जगह है। चारा जो पशुओं का होता है वो बहुत ख़ास होता है। गायों के जो चारे होते हैं उनमें भूसा होता है और अगर आप चने की दाल को दरोट कर या बेसन होते हैं तो भूसे में मिला दें तो देखिए आप कितना अच्छा जो गाय होंगी या जो भी खासकर गाय तो बहुत ही अच्छे से उसको खाती हैं। खली वगैरह जो उनकी है उसे भी बराबर ध्यान से दें क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा कोई भी चारा डाल दिया गया और पशु ने खा लिया, फिर ये लगा कि भाई नहीं चलिए अब इतने में इसका पेट भर गया। लेकिन हाँ। उसे पूरी तरह से जो खुराक होती है वो देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और ये एक बात देखी गई है ना कि भाई चलो घर में खाना बच गया है तो खिला दिया। तो बासी सड़ा भोजन अपने पशुओं को ना दें या किसी भी दुधारू पशु को या किसी भी पशु को ना दें क्योंकि अगर वो जो बासी भोजन है खासकर बारिश के दिनों में वो जल्दी खराब होता है। अगर वो विषाक्त है, किसी भी तरह का उसमें फंगस लग गया है तो और ऐसा भोजन अगर पशु ने खा लिया तो हो सकता है
तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाए। जी, बिल्कुल। और जो पानी हम पशुओं को देते हैं, ख़ासकर गायों को जो देते हैं, उसमें थोड़ा-सा अगर बेसन वग़ैरह मिला दें, हल्का-सा, बहुत हल्का-सा छिड़कना है और हल्का-सा अगर नमक दे दें, तो बहुत ही अच्छे से पीते हैं। तो उनका उस तरह से भी ध्यान रखा जा सकता है खाने-पीने का और साथ-साथ समय-समय पर उन्हें नहलाना, पोंछना और ये सब भी बहुत ज़रूरी है। और जो आपने भोजन की बात करी, कई लोग ऐसा भी करते हैं कि भई चलिए पैकेट बंद है, उसके अंदर कुछ रखा हुआ है खाने का सामान तो उसमें गांठ बांध कर डाल दिया। लेकिन ये ज़रूर समझें कि अगर वो पशु हैं वो तो खोल नहीं पाते बिल्कुल भी गांठ, तो वो उसको पूरी तरह से वैसे ही खा जाते हैं जिससे उनके आंतों में भी दिक्कत होती जी, है। बिल्कुल। अगर प्लास्टिक उनके पेट में चला गया या जो उनकी आहार तंत्र है उसमें चला गया, तो वो आगे चल के उन्हें बड़ा बहुत दिक्कत करता है। जी। तो अगर आप कुछ फेंके बाहर या पशुओं को खाने की चीज़ दे रहे हैं, तो या तो वो कागज़ में दें या तो वो ऐसे ही दे दें, हाथ से खिला दें या नीचे रख दें, लेकिन प्लास्टिक में ना दें। जी, बिल्कुल। और थोड़ा-सा साफ-सुथरी जगह में रखें। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग खाने की जो चीज़ दे रहे हैं वो तो सड़ी-गली नहीं है, लेकिन जहाँ हम डाल दे रहे हैं वो जगह गंदी नहीं है। ध्यान देते कि वो कैसी जगह है, तो वहाँ भी पशु नहीं खाते हैं या फिर खाएँगे तो फिर ऊपर-ऊपर से खा लिया तो ज़्यादातर उसमें बर्बादी हो जाता है। ये एक बात होती है, ये भी ध्यान देने वाली एक बात है। और अब एक गीत सुन लें आकांक्षा? बिल्कुल। लुक छिप बदरा में चमके जैसे चनवा मोरा मुख दमके मोरी कुसुमिरे चुनरी आई तर गम के मोरी कुसुमिरे चुनरी आई तर गम के लुक छिप बदरा में चमके जैसे चनवा मोरा मुख दमके मोरी कुसुमिरे चुनरी आई तर गम के आकांक्षा? संगीता जी, हाँ, पशुओं की देखभाल की बात हो रही थी, हाँ। तो आप कुछ कहने जा रही थी?
हाँ, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि दुधारू पशुओं को नियमित रूप से पशु डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बीमार पशुओं का इलाज जल्दी कराना चाहिए ताकि पशु रोग मुक्त हो सके। साथ ही बीमार पशु के बर्तन व जो जंजीरें होती हैं पानी में उबाल कर जीवाणु रहित करने चाहिए। फर्श और दीवारों को भी कास्टिक सोडा के घोल से साफ करना चाहिए। बिल्कुल। और पशुओं को संतुलित आहार दें जिससे उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे। पशुओं के राशन में मौसम के अनुरूप आवश्यक बदलाव किया जाना चाहिए। गेहूं के चोकर, सोयाबीन छिलका, इनकी मात्रा बढ़ाएं और इस मौसम में रेशेदार आहार कम खिलाएं और पानी अधिक पिलाएं। जो आपके पशु हैं उनको नहलाने की व्यवस्था भी जरूर करें, ऐसा हमारी श्रोता कह रही हैं। हाँ, क्योंकि वो देखिए उनकी सफाई बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो जो अच्छा ये भी है कि साफ सफाई के साथ साथ उनके जो, जैसा कि हमने बात की थी, उनके जो बर्तन होते हैं जिनमें हम लोग खाना वगैरह देते हैं, वो कई बार ऐसा देखा जाता है कि नाद वगैरह ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं, सूख जाते हैं, उसकी साफ सफाई को बिल्कुल ध्यान नहीं देते। लेकिन इस तरह से उसमें क्या ज़्यादा फायदा होने की जगह पता चला नुकसान ही ज़्यादा हो रहा है। तो उसकी थोड़ी सी नियमित रूप से साफ सफाई भी करते रहेंगे अगर, तो अच्छा रहता है। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे ही एक कमेंट और आया है। बरसात के मौसम में बारिश के कारण और उच्च तापमान के कारण वातावरण में आर्द्रता बढ़ जाती है। आर्द्रता के कारण पशु अपने आप में तनाव महसूस करते हैं। बरसात के मौसम में पशुओं में गलघोटू और मुंह खुर नामक बीमारी हो सकती है जिसके कारण पशुओं की अचानक मृत्यु हो जाती है। इसीलिए अपने पशुओं को इन बीमारियों का टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। हाँ, टीकाकरण से उनके उनकी जो कहते हैं कि जो भी उनकी जिंदगी है, रोग मुक्त होती है, वो बढ़ती है। हाँ, रोग मुक्त होती है। और इस तरह से जो पशुओं को पालते हैं उनकी भी जो जिम्मेदारियां हैं वो अगर ठीक तरह से उठाते हैं तो वो कुछ ना कुछ कम हो जाती है अपने आप ही, क्योंकि लगातार अगर आप देखभाल करते रहेंगे तो बीमारियों से बिल्कुल बचे रहेंगे। साथ ही ये कह रहे हैं कि बरसात के मौसम में शेड में पानी नहीं भरना चाहिए और बाड़े की नालियां साफ सुथरी रहनी चाहिए। बाड़े की ज्यादा सूखी और फिसलन वाली नहीं होनी चाहिए। हाँ, और गोबर वगैरह भी देखिए जो होते हैं उनको आप अच्छी तरह से हटा के तुरंत उसको साफ सुथरा कर दें जिससे कि वहां पर कीचड़ या गंदगी बिल्कुल ना हो सके। बिल्कुल। हाँ, और अब एक दादी माँ के नुस्खे की तरफ चलते हैं। जी, और देखिए आज हम जो दादी माँ की पोटली से लेकर के आए हैं वो है धनिया की पत्तियाँ, सूखी धनिया, जिनको अलग अलग तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा भी कहते हैं, बल्कि आयुर्वेद में ऐसा भी है कि ये एक औषधीय पौधा माना जाता है। मतलब संगीता जी, धनिया सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाता, औषधीय गुण भी रखता है। हाँ, बहुत सारे औषधीय गुणों के बारे में हमारे श्रोताओं ने भी लिखा है कि इनमें क्या क्या पाया जाता है। पोषक तत्व बहुत सारे होते हैं जिनमें प्रोटीन है, वसा है, फाइबर है, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन वगैरह भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, विटामिन भी हैं जैसे विटामिन सी, विटामिन ए, तो ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे शरीर को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। अच्छा, इनमें जो गुण होते हैं वो कुछ इस तरह से लिए हुए होते हैं कि देखिए गुण तो है ही हैं, साथ ही साथ इनकी खुशबू भी बहुत निराली होती है। बात है। हाँ, और कई बार ना धनिया को कई जगह जड़ी बूटी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। खासकर मसाले और मुखवास के लिए इसका इस्तेमाल बहुतायत मात्रा में किया जाता है। अब धनिया जो है वो सूखी धनिया के रूप में भी इस्तेमाल होता है और धनिया की पत्ती के रूप में भी इस्तेमाल होता है। हाँ। तो खड़ी धनिया है जो उसको पीस के उसका जो पाउडर होता है वो खाने का स्वाद तो बढ़ाता ही है। और हरी धनिया की संगीता जी, जैसे कि हम लोग कई तरह की चटनियाँ बनाते हैं, उसमें उपयोग होता है। और कई तरह के खाद्य पदार्थ हैं उसको सजावट के रूप में, तो स्वाद तो बढ़ाता ही है, सजावट का भी काम करता है। देखने में भी बड़ा सुंदर लगता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कहते हैं कि कम करता है, खाने का स्वाद, जैसा कि आपने कहा। अच्छा, अलग अलग चीजों में जब धनिया मिलाई जाती है तो देखिए उसका कुछ कहते हैं ना कि स्वाद भी बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे टमाटर वगैरह मिला दिया जाए अगर उसमें, तो उसमें भी बिल्कुल अलग सी चटनी की बिल्कुल निराली सी खुशबू हो जाती है। और शुगर लेवल भी कुछ एक चीज़ें इसमें हैं जिनमें शुगर लेवल को भी कम करने की क्षमता होती है। धनिया अगर सूखी वाली है तो आप इसको थोड़ा सा पानी में उबाल दीजिए, जिससे कि उसका पानी अगर पीते हैं, जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे हमारे प्रांत ऐसे भी हैं जहाँ जीरा जो होता है उसके पानी को भी उबाल कर रखा जाता
आता है। तो इस तरह से धनिया के पानी को भी कई जगह पीने में काम में लाते हैं, और जिससे कि ये कहते हैं कि पाचन में कुछ लाभ करता है, और जायका तो बढ़ाता है ही है खाने का। तो हमारी श्रोता कह रही हैं कि शरीर से विषैले तत्व को बाहर निकालने में ये सहायक होता है। फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाता है। धनिया तनाव को दूर करके नींद लाने में भी सहायक होता है और त्वचा की परेशानी से मुक्ति दिला सकता है। हाँ, और साथ ही साथ देखिए इसकी जो चटनियाँ बनती हैं, है ना, उसमें कई जगह मैंने देखा कि दही मिला करके भी बड़ी अच्छी बनाते हैं, और अमचूर का जो पाउडर है उसको भी थोड़ा सा मिलाकर अच्छे से बना सकते हैं। साथ ही साथ जो हम लोग स्टफिंग्स तैयार करते हैं, यानी जो भरावन होता है वो तैयार करते हैं, तो उसमें भी काम आता है, जैसे आलू के पराठे वगैरह हो गए और अलग अलग पराठे। हाँ, तो जैसे धनिया स्वाद बढ़ाता है, वैसे ही कार्यक्रम का स्वाद गीत बढ़ाता है। जरा सुन हसीनाए नाज़िनी, मेरा दिल तुझी पे निसार है। जरा सुन हसीनाए नाज़िनी, मेरा दिल तुझी पे निसार है। तेरे दम से ही मेरे दिल रुबा, मेरी जिंदगी में बहार है। जरा सुन हसीनाए नाज़िनी। हुई जब से मुझ पे तेरी नजर, मैं हूँ अपने आप से बेखबर। हुई जब से मुझ पे तेरी नजर, मैं हूँ अपने आप से बेखबर। हुआ जब से दिल में तेरा गुजर, हुआ जब से दिल में तेरा गुजर। मुझे चैन है न करार है। जरा सुन हसीनाए नाज़िनी। तेरे हुस्न से जो संवर गई, वो फ़ज़ाएं मुझको अजीज हैं। तेरे हुस्न से जो संवर गई, वो फ़ज़ाएं मुझको अजीज हैं। तेरी जुल्फ से जो लिपट गई, मुझे उन हवाओं से प्यार है। जरा सुन हसीनाए नाज़िनी। ये हसीन फूलों की डालियां तुझे दे रही है सलामियां। ये हसीन फूलों की डालियां तुझे दे रही है सलामियां। मुझे क्यों न रश्क हो ऐ सनम, मुझे क्यों न रश्क हो ऐ सनम। तेरे साथ फसले बहार है। जरा सुन हसीनाए नाज़िनी। भाई संगीता जी, अब आप ये सुनिए कि हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और तुरंत वापस आते हैं। हमारे श्रोता से यही कहेंगे। हाँ।
आकांक्षा, सावन में सतरंगी बूंदों का बड़ा ही अंदाज निराला क्या होता बात है। भाई, सखी सहेली कार्यक्रम में जब हम अपने श्रोताओं के साथ, सखियों के साथ बैठते हैं, हाँ तो अंदाज तो निराला होना ही है। जी। संगीता जी, हमारी एक सखी कह रही हैं कि छम छम करती आ पहुंची हाँ। फुहार बरखा की, कितनी प्यारी लगती है झंकार बरखा की। हल्की फुल्की धूप के मंजर थे यहाँ कल तलक, टपाटप पड़ी बूंदे बेशुमार बरखा की। वाह, क्या पानी बात का है। गहना पहने हैं खेत पर्वत रास्ते, करके श्रृंगार छाई है बहार बरखा की। जी। झिंगुर मोर पपीहा कोयल पेड़ पौधे बच्चे, दिल में चाहत रखता है संसार बरखा की। तपते बदन पर आन पड़े जब ठंडी ठंडी बूंदें, काम बाण सी लागे तिरछी धार बरखा की। क्या खूब इन्होंने लिखा है। और ऐसा ही कुछ बूंदों और बारिशों का आलम है कि बादलों से सतरंगी बूंदों का ढलना, शोख हवाओं के दामन में मचलना, धरती पे सितारों की तरह बरसना, मखमली शाखों पे शबनम की तरह लरसना। जाने क्या बात है कुदरत की अंगड़ाई में, जाने क्या बात है घटाओं की अंगड़ाई में। वो बादलों का तड़पना, वो बिजली का चमकना, और इनकी आहटों पर दिल की ख्वाहिशों का मचलना। सुहानी बूंदों की रिमझिम में नहाई कुदरत, जैसे खुशियों के मोती लुटा रही हो। ऐसे मौसम के हसी नजारों को आंखों में छुपा लें, प्यार के इस एहसास को सीने से लगा लें। ओ सजना संगीता जी, जब बरखा की बूंदें धरती पर पड़ती हैं और खासकर ये जो सावन का महीना है, इसमें ऐसा लगता है ना कि जैसे एकदम धुली पूछी जो प्रकृति है एकदम साफ स्वच्छ चमक रही है, नहीं? और बरखा की जो बूंदें हैं उन्होंने दिलों को तो धड़काया है, सांवली सलोनी घटाओं ने फिजाओं को महकाया है। और वो पंख फैलाए देखो हंसों का जोड़ा,
नदियों की सैर को चला, नव कोपलों ने आंखें खोली, कलियों के चटकने का जो एहसास है वो निराला है, फूलों के खिलने का जो अंदाज है वो भी निराला है, और जर्रा जर्रा कुदरत का बारिश की बूंदों से जैसे संवर गया। रंग फूलों का देखिए किस कदर निखर गया, छम छम करती बूंदों ने खेतों खलिहानों का रुख किया, कभी पुरवाई के साथ चली, कभी हल बैल के घुंघरुओं में पली, कहीं सावन की गीत गाती गोरी के घूंघट को सरका दिया, कभी डगरपन घाट पे सखियों को रिझा दिया। क्या बात है। कारी बदरिया मारे लहरिया
इन ठंडी मचलती हवाओं के साथ उड़ उड़ जाता है संगीता जी, जब ताल पत्तों पर इछला कर मचलती ये जो बूंदें हैं कमल दलों पर टूट के बरसती हैं। सर्द सर्द वादियों में हवाओं को दीवाना बनाया है। दूर नदियां हैं और माझी को भी पार जाना है। एक रात ठहर कर फिर सुबह लौट आना है। रिमझिम की सुहानी रात, दरिया का किनारा है। लहरों, कश्तियों और पतवारों को थामे दूर साहिल पे मुसाफिरों को जाना है। रिमझिम बारिशों की रात हंसी होती है। अजनबी मुसाफिरों से मुलाकात हंसी होती है। दूर है किनारा, दूर है किनारा, गहरी नदी की धारा, टूटी तेरी नैया माझी, खेते जाओ रे ये नैया, खेते जाओ रे, दूर है किनारा। आंधी कभी तूफान, कभी मझधार, ओ माझी रे, माझी रे। आंधी कभी तूफान, कभी मझधार, जीत है उसी की जिसने मानी नहीं हार, माझी, खेते जाओ रे, दूर है किनारा। थोड़े कोई ज्यादा, कोई देगा तुझे दाम, ओ माझी रे, ओ माझी रे। थोड़े कोई ज्यादा, कोई देगा तुझे दाम, नैया को पार लगाना, ओ माझी, नैया को पार लगाना, यही तेरा काम, माझी, खेते जाओ रे, दूर है किनारा। शाम ढली तो रात भी गहरा गई, धड़कनों पे साज बनकर छा गई। ये बूंदें महज बूंदें ही नहीं, कितने एहसास इनमें पश मंजर हैं। कहीं खुशियां बनकर होठों पे मचल जाती है, कहीं प्रीत बनकर आंखों से छलक जाती है, कहीं बादल बनकर दिल में उमड़ जाती है, कहीं दर्द बनकर दिल में उतर जाती है। दिल के शीशे में याद बनकर भी ढला करती है, भूले कुछ लम्हों की आहट बनकर जगा देती है। तमाम यादों को दिल से लगाए रात बारिश की आहट लिए जगाया करती है कि इस कदर भी रिमझिम बूंदें सताया करती हैं। रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना, रातों
बोले मोरा कंगना अब के जबर खाए आएंगे सजना रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना अब के जबर खाए आएंगे सजना रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना कैसी अनोखी प्यारी होंगी वो रातें जब के पियाते होंगे मनुआ की बातें कैसी अनोखी प्यारी होंगी वो रातें जब के पियाते होंगे मनुआ की बातें दो चांद चमकेंगे मोरी अटरिया दो चांद चमकेंगे मोरी अटरिया एक तो गगन में होगा दूजा मोरे अंगना रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना अब के जबर खाए आएंगे सजना रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना बिरहा अगना बैरी मन को जलाए बिरहा अगना बैरी मन को जलाए डर खा गिरी मुझिम आग लगाए बदरा से कह दे कोई हम के बरसिया बदरा से कह दे कोई हम के बरसिया आ जाए सैया घर तो जम के बरसना रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना अब के जबर खाए आएंगे सजना रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना कभी दिल दिल से पूछता है कि कहीं इन बूंदों में भी प्यास तो नहीं, कहीं इनमें भी तड़प का एहसास तो नहीं। क्यों रात भर शबनम की तरह ढला करती है, क्यों शाखों से लिपटती है, क्यों पत्तों पे लरसती है, क्यों फूलों में सिमटती है। खनक खनक कर क्या कहती हैं, मोहब्बत और प्रेम का क्या बातें समझा जाती हैं। क्यों नदियों से बल खाती हैं, क्यों सागर में समा जाती हैं। रिमझिम के गीत सावन गाए हाय भीगी भीगी
सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में। मेरा दिल भी है दीवाना, तेरे नैना भी है नादान से। कुछ ना सोचा, कुछ ना देखा, कुछ भी पूछा ना एक अनजान से। चल पड़े साथ हम कैसे, ऐसे बन के साथी राहों में। ये रिमझिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में। बड़ी लंबी जी की बात है, बड़ी छोटी ये बरखा की रात जी। कहना क्या है, सुनना क्या है, कहने सुनने की अब क्या है बात जी। बिन कहे बिन सुने दिल ने दिल से कर ली बातें बातों में। के झिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में। झिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में। संगीता जी, तो भाई ये जो बरखा की नन्ही नन्ही बूंदें जब तन पर पड़ती हैं, खासकर गर्मी के मौसम के बाद, तो जो तन और मन है दोनों शीतल हो जाते हैं। जी, और भीषण गर्मी के बाद हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, देखिए कि भीषण गर्मी के बाद बारिश की नन्ही नन्ही बूंदें मिट्टी की सौंधी सुगंध लेकर आती हैं। नन्ही बूंदें मन भावन होती हैं, अमृत वर्षा करती हैं और आकर्षित करती हैं। अतिवृष्टि होने पर यही नन्ही बूंदें कहर बन जाती हैं। अति सर्वत्र वर्जित वर्जित है जी। हाँ। बिल्कुल सही बात है। तो भाई अति तो हर जगह बुरी ही होती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। जी, जब हम प्रकृति का दोहन करते हैं, कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन जब अति दोहन हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो ये जो प्रकृति है वो हमसे बदला तो लेगी। जी बिल्कुल। तो जितनी ही खुशगवार प्रकृति है उतने ही खुशगवार हम भी हैं। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि अगर खुशियाँ चाहिए, प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर चलें। हाँ, खूबसूरत बारिश चाहिए, अच्छे खूबसूरत खेत खलिहान चाहिए, खूब सारी अच्छी अच्छी फसलें चाहिए, खुशियाँ चाहिए, तो फिर प्रकृति को भी अच्छी तरह से संतुलित रहे, इसका हमें ध्यान देना होगा। बिल्कुल। और जब संतुलन की बात आती है तो हमारा शरीर और मन दोनों संतुलित रहे, इसके लिए आहार का खास ख्याल रखना बेहद ज़रूरी होता है। तो आज दादी माँ के नुस्खे जब हम पढ़ रहे थे, उसके बारे में हम बात कर रहे थे, धनिया की। हाँ। तो हमारे कई श्रोताओं ने कुछ नुस्खे लिखकर भेजे हैं कि खड़ा पीसा धनिया, बारीक चीनी जिसे बूरा या खांड भी कहते हैं, देशी घी, कटे सूखे मेवे सभी को मिलाकर जमा कर गर्मियों में खाना फायदेमंद रहता है। इसकी तासीर यानी धनिया की तासीर जो है वो ठंडी रहती है। हमारी मम्मी तो हर गर्मी में बनाती हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है। चाहे तो थोड़ा सा आटा घी में सेक कर भी मिला सकते हैं। गर्मी में खासकर जिन्हें नक्सीर की तकलीफ होती है, नाक से खून निकलने की समस्या होती है, उन्हें ये अवश्य खाना चाहिए।
और एक देखिए हमारे और श्रोता ने लिखा है एक कि हमारे घर जब भी पूजा होती है तो भगवान की पूजा, खासकर सत्यनारायण भगवान की पूजा में जन्माष्टमी में इसी धनिया को भूनकर उसमें चीनी और मेवे मिलाकर भोग लगाया जाता है, जिसे पंजीरी बोलते हैं। तो पंजीरी तो देखिए सादी भी बनती है, लेकिन इन्होंने जो बताया है कि धनिया को किस तरह से भूनकर और फिर भोग लगाते हैं, तो ये एक बड़ी मतलब अलग सी चीज है। तो इसमें बड़े सारे औषधीय गुण भी हैं और स्वाद भी अच्छा होता है, खुशबू भी होती है। तो इसी महकती खुशबू के साथ कार्यक्रम सखी सहेली से विदा अब लेते हैं विदा सभी को। आकांक्षा सिंह और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली।